गस गुड मॉर्निंग गस। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका फाइबर, या फिर हिंदी में हम उन्हें कहते हैं रेशेदार पदार्थ। ये आपके यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट है। फाइबर जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है उसी के अंडर में है ये पार्ट फाइबर। तो फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशेदार पदार्थ कहते हैं, जिसका हमारे भोजन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भोजन में रेशेदार पदार्थ का महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशेदार पदार्थों की क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में, या भोजन में हमें जो रेशेदार पदार्थ हैं वो क्यों लेना चाहिए, उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो भोजन में जिस प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन आवश्यक है, उसी प्रकार रेशेदार पदार्थ भी आवश्यक है। गस आप लोगों को पता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे? जो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, ये सब तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ ये फाइबर्स भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संतुलित भोजन में रेशेदार पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो एक आपकी बैलेंस डाइट होती है उसमें रेशेदार पदार्थ मीन्स फाइबर रिच फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रेशेदार पदार्थ के प्रयोग से हमें कब्ज़ नहीं होता है। जिन लोगों को कब्ज़ की परेशानी होती है उन लोगों को कब्ज़ नहीं होता है, और तथा मल तथा शरीर से अच्छी प्रकार से निष्कासन होता है। और जो मल है आपका, जो मोशंस हम लोग करते हैं उसमें क्या है, ये उसका निष्कासन अच्छी तरह होता है। अगर हम फाइबर्स का अपने डाइट में यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं होगा, इनडाइजेशन रहेगा, और हमें जो है अपेंडिक्स हो गई, जैसे आपके पाइल्स हो गई, इन जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब हमें हो जाएंगी। और जो मल है हमारे शरीर से बाहर अच्छी तरीके से निष्कासित नहीं होगा, जिसकी वजह से ना तो हमें खाना अच्छा लगेगा कुछ भी, ना ही हमारा मन करेगा खाने का। इनकी अधिक मात्रा में उपयोग करने से उदर संबंधी बीमारियां नहीं होती है। अगर हम इनका अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे खाने में तो जो उदर संबंधित बीमारियां, मतलब जितनी भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं वो हमें नहीं होंगी। फिर अगर आपका ये वो पदार्थ हैं जो आंतों में भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का रक्त में आत्मीकरण हो जाने से शेष रह जाते हैं। गस अगर कोई डेफिनेशन आती है आपसे, या फिर ये पूछा जाता है कि फाइबर्स किसे कहते हैं, तो आप ये शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये वे पदार्थ होते हैं जो आंतों में भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का रक्त में आत्मीकरण हो जाने पर शेष रह जाता है। मतलब जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, जो भी न्यूट्रिएंट है वो जब भी हम अपनी बॉडी में फूड के थ्रू लेते हैं तो जो ब्लड होता है उसका क्या काम होता है, वो जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर देता है, जहाँ जहाँ भी जितनी आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों की उतनी। लेकिन जो आपका फाइबर है वो रह जाता है, वो सर्कुलेट नहीं होता है ब्लड के थ्रू। और ये क्या होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी हमारी आंतों की सफाई होती है, फाइबर ये वो कार्य करता है, और जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। ओके गस, तो आपको ये इतना समझ में आ ही गया होगा। फिर है इसका संगठन या कंपोजिशन कह लीजिए। सेलुलोज फाइबर का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। यह 3000 या उससे भी अधिक ग्लूकोज की इकाइयों में आपस में जुड़ने से बनता है। जो सेलुलोज होता है आपका ये फाइबर, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप है। यह 3000 या फिर उससे भी अधिक ग्लूकोज जो कंपाउंड होते हैं, जैसे आपके कार्बन के कंपाउंड हैं, जब आप जूम मीटिंग में लेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, तो ये उसी तरीके से ये जुड़े रहते हैं, इनकी चेन बनी हुई रहती है आपस में। और जो आपके रेशेदार पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, जो पानी होता है उनको अवशोषित करने का सबसे ज़्यादा गुण रहता है। हेमिसेलुलोज शाखादार होता है तथा ये जाइलेज, ग्लैक्टोज, मेनोज, अरेबिनोज व कुछ अन्य शर्कराओं के जुड़ने से बनते हैं। लिग्निन वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाई जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। जो आपका लिग्निन है ये कहाँ पाया जाता है, आपका वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे
क्या कहते हैं हम, पॉलीसेकेराइड भी के नाम से भी जानते हैं। पेक्टिन व अगार अगार हेमिसेलुलोज के उदाहरण होते हैं। पेक्टिन क्या है आपका, और अगार अगार ये आपका हेमिसेलुलोज के उदाहरण है। पेक्टिन कुछ विशेष तरह के फलों, उनके छिलकों व बीजों में उपस्थित रहता है। जो पेक्टिन आपका कहाँ पाया जाता है, कुछ फलों में पाया जाता है, उनके छिलकों में पाया जाता है या बीज में उपस्थित रहता है। पानी अवशोषित करने के गुण के कारण पेक्टिन से फ्रूट जेली बनाई जाती है। जो पेक्टिन है आपका वो कहाँ यूज़ होते हैं, जो जब जेली बनाते हैं तब, क्योंकि जो पेक्टिन है उसका क्या गुण होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगार अगार समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। कभी आपने देखा होगा जो काई से जम जाती है समुद्री घास जो होती है ग्रीन कलर की, तो वो क्या होता है आपका, उससे क्या प्राप्त किया जाता है आपका, जो समुद्री घास है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, अगार अगार। ये अगार अगार जो है ये एक तरीके का सेलुलोज है या फाइबर्स है ये कह सकते हैं, तथा इसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों को गाढ़ा करने के लिए यानी थिकनिंग एजेंट है, ये इसके रूप में किया जाता है। फिर आपका इसमें क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण कह लीजिए। संगठन के आधार पर फाइबर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है इसका आपने पानी में घुलनशील फाइबर्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं आपके अघुलनशील फाइबर जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। आपके जो पानी में है वो कौन से सोल्यूबल होते हैं, आपका पेक्टिन हो गया, गम हो गया, व म्यूसिलेज हो गया। और जो पानी में अघुलनशील है वो हो गए आपके सेलुलोज, हेमिसेलुलोज व लिग्निन। इसके अतिरिक्त कृत्रिम फाइबर भी तैयार किया गया है जिनका उपयोग कम कैलोरी के आहार में किया जाता है। जो कृत्रिम फाइबर मतलब जो ये मानव द्वारा निर्मित फाइबर है जिनका उपयोग कब करते हैं, जिसमें कि कैलोरी जो है कम आहार में जब ली जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। इनमें प्रमुख है आपका मिथाइलेज सेलुलोज तथा कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज। फिर है गस आपका इसमें फंक्शन, यानी आपके फाइबर्स का क्या फंक्शन है। फाइबर में पानी से अवशोषित की बहुत ही अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये अपने वजन से 15 गुना अधिक पानी सोख लेते हैं व फूल जाते हैं, जिससे मल में पानी की मात्रा नहीं रहती है व कब्ज नहीं होता है। मल में पानी की जो मात्रा है वो बनी रहती है, वह कब्ज नहीं होता है। फाइबर जो क्या है एक तरीके की उसमें क्षमता होती है एब्जॉर्ब करने की, वो पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये अपने जो इनका वेट होता है उससे 15 गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है मल में पानी की कमी नहीं रहती है और वो कब्ज नहीं हो पाता है। सेकंड आपका फाइबर पाचन मार्ग की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। जो आपके फाइबर्स है गर्ल्स वो क्या करते हैं, जो पाचन मार्ग मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव रूट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, आंतें हो गई हमारी, उनको उसमें क्या करते हैं वो उसकी गतिशीलता मतलब जो हमारा मोशन है वो अच्छी तरीके से पास हो सके बिना किसी अवरोध के, वो उनको सूटेबल बनाते हैं। थर्ड है आपका आंतों के कैंसर को रोकने के लिए भी फाइबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम फाइबर युक्त भोजन लेने पर आगे चलकर आंतों का कैंसर भी हो जाता है। फिर है आपका गर्ल्स इसमें फोर्थ पॉइंट है, मोटापे को कम करने के लिए भी फाइबर बहुत ही सहायक होते हैं, जो मोटापे को कम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे तो वो आपकी न्यूट्रिएंट्स और फाइबर युक्त रहेगी, जिसमें क्या होगा हमारे पेट खराब नहीं होगा। मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण एक पेट खराब होना भी है, गैस बनना भी है। अगर हम फाइबर युक्त भोजन लेते हैं अपनी डाइट में तो आपके क्या होगा, जो हमें मोटापा भी नहीं होगा और पेट भी हमारा सही रहेगा। फाइबर युक्त भोजन लेने से क्योंकि पेट भी भरा हुआ लगता है, जबकि उससे ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मिलती है। जो फाइबर युक्त भोजन होता है उससे हमारा पेट तो भरा रहता है लेकिन हमें ऊर्जा थोड़ी कम मिलती है। फिर है गर्ल्स आपका इसमें मधुमेह से बचाव भी करता है फाइबर, उपयोगी सिद्ध हुआ है उसके लिए भी। फाइबर की अधिकता वाला भोजन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, यानी जो जिन लोगों को मधुमेह है, मधुमेह के रोगी हैं या फिर, तो अगर अधिक फाइबर युक्त भोजन लेंगे तो उनका जो ग्लूकोज स्तर है आपका ब्लड में वो भी कम रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फाइबर युक्त भोजन से दांतों की सड़न को भी रोका जा सकता है। ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन लेने से पर उसे चबाना अधिक पड़ता है।
जिससे लार का बहाव बढ़ता जाता है और दांत ऑलरेडी ही अपने आप साफ हो जाते हैं और जल्दी नहीं सड़ पाते। फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करते हैं, परिणाम स्वरूप हृदय रोग से बचाव होता है। ओके गर्ल्स, तो आज के आपके टॉपिक में इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो जूम मीटिंग में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।